बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स। यानी एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो हैं इनका लाइफ साइकिल के आपके स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन है। ये चैप्टर नंबर 9 जो कि बॉटनी का चैप्टर है उसका बड़ा ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो डिस्कस करते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एज वेल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं। तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहलाते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहलाते हैं। तो यानी इन प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो फ्लावर्स होते हैं। यानी इनमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर फ्लावर्स, दे आर फ्लावर। यानी इनमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो फ्लावर्स होते हैं, इसलिए इनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन से हैं? फ्लावर्स, ठीक है, इसीलिए इनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। यानी इनमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो फ्लावर्स हैं, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। जैसे यानी इनकी जो रूट्स हैं, शूट्स हैं, ठीक है, रूट्स हैं, शूट्स हैं, स्टेम है, ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर ऑर्गन्स आर वेजिटेटिव पार्ट्स। दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब है ऐसे पार्ट्स जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। तो इनमें सिर्फ एक ही पार्ट जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है वो होता है फ्लावर। दैट्स व्हाई वी कॉल देम फ्लावरिंग प्लांट। तो जब हम इनका लाइफ साइकिल पढ़ना चाहते हैं तो जाहिर है कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको हम स्टडी करेंगे वो होगा फ्लावर। यानी सबसे पहले हम फ्लावर को समझेंगे, फ्लावर की एनाटॉमी पढ़ेंगे, फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो हम सबसे पहले मैं फ्लावर ही का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, फ्लावर की एनाटॉमी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, फ्लावर जो है जिस प्लांट के ऊपर लगा होता है तो ज़ाहिर उस डंडी के जरिए से लगा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये प्लांट है तो यहाँ पे अगर फ्लावर लगा हुआ है, ये फ्लावर, ठीक है, तो ये जो डंडी है जिसके साथ ये लगा हुआ है, ये वाला, इसको फल करें, ये वो डंडी है, इसको मैं, तो इस डंडी को हम क्या कहते हैं? पेडिसल। इसको हम क्या कहते हैं? पेडिसल। तो ये जो डंडी है जिसके ऊपर फ्लावर लगा हुआ है और इस डंडी का जो आखिरी सिरा होता है जहां पे फ्लावर लगता है वो स्वोलन पार्ट होता है, यानी थोड़ा सा मोटा होता है, और उसको हम थैलेमस कहते हैं। यानी ये जो स्वोलन पार्ट होता है जिसके ऊपर फ्लावर स्टैंड करता है या फ्लावर जिसके ऊपर लगता है, इसको हम थैलेमस कहते हैं, ठीक है। इस थैलेमस के ऊपर फ्लावर है और फ्लावर के जो पार्ट्स हैं, सबसे पहला जो पार्ट फ्लावर का होता है ये ग्रीन पेटल्स होती है। यानी ग्रीन पेटल्स का मतलब है अमूमन इनका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है और इसका एक पूरा वॉर्ल होता है। वॉर्ल का मतलब समझिए दायरा, WHORL, वॉर्ल। यानी इन ग्रीन पत्तियों का एक दायरा होता है। इस पूरे दायरे को हम क्या कहते हैं? कैलिक्स। कैलिक्स जो है ये इन पूरी पत्तियों के दायरे को कहते हैं। और इसके जो ये जो इसकी ग्रीन पत्तियां हैं इनको हम क्या कहते हैं? सेपल्स। समझ आ गई? सेपल्स जो है इन पत्तियों को कहते हैं और इस पूरे दायरे को, सब पत्तियों के दायरे को हम क्या कहते हैं? कैलिक्स, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है
यानी कलरफुल पेटल्स का जो दायरा होता है। एक और इसके इस दायरे के अंदर अगला दायरा होगा जो कि ग्रीन पत्तियों का दायरा होगा, सॉरी कलर्ड जो पेटल्स का दायरा होगा। ये कलर्ड पेटल्स का, यानी ये ग्रीन पेटल्स है और इसके ऊपर क्या है, कलर्ड पेटल्स, यानी इनको पेटल्स भी कहते हैं। लेकिन ये जो पूरा दायरा है, ये जो कलर्ड पेटल्स का पूरा दायरा है, इसको हम क्या कहते हैं, करोला। करोला, ये करोला है। जबकि ये जो कलरफुल पेटल्स हैं, दीज आर कॉल्ड पेटल्स, और इनको मजमूई तौर पर हम करोला कहते हैं। अब इंटरेस्टिंगली ये जो सेपल्स और पेटल्स हैं, इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। इनका रिप्रोडक्शन में रोल नहीं, यानी अभी तक मैंने जितने स्ट्रक्चर ड्रा किए हैं, इनका अभी तक कोई भी रिप्रोडक्शन में रोल नहीं, यानी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इनका फिर क्या रोल है। ये जो ग्रीन पेटल्स हैं, इनका काम क्या होता है कि फ्लावर की हिफाजत करना, यानी फ्लावर जब बड की सूरत में होता है, छोटा सा फ्लावर जब के अभी वो खिला भी नहीं होता, तो उसकी बाहर की हिफाजत करने का काम सेपल्स के लिए। और ये सेपल्स जब यानी पॉलिनेशन हो जाती तो अमूमन ये ख़त्म भी हो जाती हैं, और सम टाइम जो है जो फ्रूट बनता है तो उसके साथ लगे भी रहते हैं। खैर, लेकिन ये जो ऊपर पेटल्स हैं, इनका जो फंक्शन है वो है कि फ्लावर्स की जो रिप्रोडक्शन है, इसमें जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स का मतलब होता है जो चीज़ें पॉलिनेशन करती हैं, यानी कि फ्लावर्स के स्टेमन को या पोलन ग्रेन को वो कार्पल तक लेके जाते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू दी कार्पल कहने या फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इस अमल को हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन में ये पेटल्स हेल्प करती है। कैसे कि ये चूँकि कलरफुल होती हैं, तो जो परिंदे या कीड़े मकोड़े या कहने के जो हनी बीज हैं, जो जिनको इंसेक्ट्स कहा जाता है, तो ये इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कलरफुल होने की वजह से इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आके फ्लावर के ऊपर बैठते हैं। जब फ्लावर के ऊपर बैठते हैं तो जो पोलन ग्रेन होते हैं वो उनकी बॉडी को लग जाते हैं, और जब वो दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो वही पोलन ग्रेन वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस तरह से यानी ये जो पेटल्स हैं, इनका फंक्शन सिर्फ इतना ही है कि ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। अब आ जाए जो अगले स्ट्रक्चर, यानी जिनका एक्चुअल रोल है। रोल किसमें है, रिप्रोडक्शन में एक्चुअल रोल जिनका है, उन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पहला स्ट्रक्चर जो है वो है मेल पार्ट है। मेल पार्ट जो है वो इस तरह से होता है कि ये देखें, यानी इसका एक हिस्सा जो होता है ये बिल्कुल बारीक बाल की तरह होता है, जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट। और ये जो इसका स्वोलन पार्ट होता है, ये वाला, इसको हम एंथर कहते हैं, एंथर। और इसके अंदर मेल गैमीटोफाइट पैदा होते हैं, जिनको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमीटोफाइट। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, इसको एंथर और फिलामेंट को दोनों को अगर हम मिला दें तो हम मिला के इसको हम स्टेमन कहते हैं, यानी एंथर और फिलामेंट इन दोनों को मिला लें तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेमन। स्टेमन का मतलब होता है मेल पार्ट। मेल पार्ट में ये वाला हिस्सा फिलामेंट जो बारीक है और एंथर, ये दोनों को मिला ले तो इसको हम स्टेमन कहते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट जो है वो अमूमन सेंटर में होता है इस तरह से, और इसकी शेप कुछ यानी वास की तरह, यानी कि जो गुलदान होता है उसकी तरह से होती है, इस तरह से ये। और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, जहां से अमूमन क्या, या जहां से पोलन ग्रेन एंटर होता है, इस हिस्से को हम कहते हैं स्टिग्मा,
ये क्या है? स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद आप देख रहे हैं कि ये लंबी गर्दन सी है, यहां से लेकर यानी यहां तक जो नेक रीजन है इसका, इस नेक रीजन को हम कहते हैं स्टाइल। और उसके ये नीचे ये जो रीजन है ये वाला, दैट रीजन इज कॉल्ड ओवरी। इसको क्या कहेंगे? ओवरी। इस ओवरी के अंदर देयर आर मेनी स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कॉल्ड ओव्यूल्स। समटाइम ये एक भी हो सकता है, दे कैन बी मैनी, और दे कैन बी, यानी ये जो ओव्यूल्स हैं ये साइडों पे भी होते हैं और जिनको हम पैराइटल भी कहते हैं, और इसके अलावा ये बेस पर भी हो सकते हैं और सेंटर में भी हो सकते हैं। इनको ओव्यूल्स कहा जाता है। ये वो जगह है जहां पे ओव्यूल वो पार्ट है जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये जो ओव्यूल है ये ओवरी के अंदर है। ठीक है, ओवरी के अंदर है। ये देखिए ये ओवरी है और ओवरी के फर्क करें ये बेसल है। ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा इसको हम ओव्यूल कहते हैं, इसको ओव्यूल कहते हैं। और ओव्यूल जो है वो एक भी हो सकता है और बहुत सारे। और एक और बात मैं बता दूं कि ओव्यूल वो चीज है, ओव्यूल एक्चुअली यानी जब फर्टिलाइज हो जाता है तो सीड बन जाता है। यानी ये जो ओव्यूल है यही फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनता है। ठीक है, और ये जो ओवरी होती है ये फर्टिलाइजेशन के बाद या पकने के बाद फल या फ्रूट, यानी ये जितने भी फ्रूट हम खाते हैं ये दरअसल क्या होता है, किसी भी फ्लावर की ओवरी जब राइप होती है, पक जाती है तो वो फल बन जाती, फ्रूट बन जाती। जो ओवरी है ये पकने के बाद क्या बनती है? फ्रूट। और जो ओव्यूल है ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? सीड। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीजें आपने याद रखनी है। अभी हम बात करेंगे कि इनका जो लाइफ साइकिल होता है, यानी ये फ्लावर की अनाटमी थी जो कि समझनी ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आपको जो एंजियोस्पर्म है इनका लाइफ साइकिल समझ नहीं आएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि आप फ्लावर को पहले उसकी अनाटमी को अच्छे तरीके से समझें। नाउ वी विल स्टार्ट द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। द लाइफ साइकिल ऑफ अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक चीज हमने जो डिस्कस किया है कि दो पार्ट्स ऐसे हैं फ्लावर के जो कि रिप्रोडक्शन में एक्टिव पार्ट लेते हैं, और वो है क्या? स्टेमन जो मेल पार्ट है और कार्पर जो फीमेल पार्ट। तो हम दोनों को पहले एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे। ये देखें, ये है फर्स्ट। पहले हम फीमेल पार्ट, फीमेल की बात करते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट्स कैसे बनते हैं, पहले हम फीमेल की बात करेंगे, उसके बाद मेल की बात। ये फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनते हैं और कहाँ बनते हैं, ठीक है, और कैसे बनते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट, जैसे मैंने कहा कि जो प्लांट की, जो फ्लावरिंग प्लांट की फीमेल पार्ट है ये इस तरह का होता है, यानी इसको हम सुराही नुमा कह सकते हैं, या इस तरह से सुराही नुमा भी कहा जा सकता है, इसको गुलदान की तरह भी, यानी जो है एक वास की तरह का भी, इस तरह से। तो ये फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट का ये वाला हिस्सा, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये समटाइम फैदरी भी होता है, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। और ये जो नेक रीजन है इसको हम स्टाइल कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है ये दैट रीजन इज कॉल्ड ओवरी। इस रीजन को हम ओवरी कहते हैं। और इस ओवरी के अंदर जैसे मैंने कहा बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, और ओव्यूल्स जो हैं यानी इस ओवरी में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके इर्द गिर्द, यानी ये जो ओव्यूल्स होते हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या कहलाता है? प्लेसेंटा। ये क्या कहलाता है? प्लेसेंटा।
ये बिल्कुल वही स्ट्रक्चर की तरह से होता है जैसे ह्यूमन बेबी जो होता है, यानी बच्चा जब माँ के पेट के अंदर होता है तो वो अपनी खुराक अपनी माँ से लेता है। उस खुराक के लिए एक ट्यूब होती है जिसको प्लेसेंटा कहा जाता है। बिल्कुल वैसे ही ये प्लेसेंटा जो है, इस प्लेसेंटा के इर्द गिर्द के है वो ओव्यूल्स है। समटाइम एक ही ओव्यूल हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 10 भी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें एक सीड होता है, जैसे आलू है, जैसे आम है, तो इनमें ओव्यूल एक ही होगा क्योंकि ओव्यूल से ही सीड बनता है। तो जितने ओव्यूल्स होंगे उतने ही सीड बनेंगे। तो वो सीड जो है, और आपने ये भी देखा कि कईयों में सीड बिल्कुल दरमियान में होता है, कईयों में साइडों पे होते हैं सही सीड। तो ये सारी की सारी इस पे डिपेंड करता है ओव्यूल पे, यानी ओव्यूल की पोजीशन पे। ओव्यूल इस तरह से भी हो सकते हैं, साइडों पे भी हो सकते हैं। ये तो ये जो ओव्यूल है, ये प्लेसेंटा जो है, ये इनको सबको खुराक फराहम करता है, इसकी इनको न्यूट्रिशन फराहम करता है। और ये जो ओव्यूल्स हैं, ये वो जगह है जहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट बनेगी। तो एक को मैं ले लेता हूँ, फर्ज करेंगे हमारे पास, इसको मैं बाहर बढ़ा करके फर्ज करें हमारे पास ये ओव्यूल। अब इस ओव्यूल के अंदर क्या है? इस ओव्यूल के अंदर सेल, देयर आर सेल्स, ठीक है। ये इसके अंदर सेल, ओव्यूल्स के अंदर सेल हैं। और ये जो सेल्स हैं, ओव्यूल्स के अंदर जो सेल्स हैं, दीज आर नॉर्मल डिप्लॉइड सेल्स। ये डिप्लॉइड सेल है। अब इसमें से एक सेल, इसमें से एक सेल जो है, ये अपने आप को मैच्योर, यानी अपने आप की डिफरेंशिएशन करना शुरू कर देता है, यानी इसमें चेंजेस आनी शुरू हो जाती है। इसका यानी जो साइज होता है वो काफी बड़ा हो जाता है बाकी सेल्स की निस्बत। यानी एक सेल जो है ये साइज में बड़ा होता जाता है, और ये सेल जो है, इस सेल को हम मदर सेल, मदर सेल, ये मदर सेल कहते हैं। मदर सेल इसको इसलिए कहते हैं कि ये स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। यानी मदर सेल जो है, अब ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। मदर सेल जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, और स्पोर्स के एक जो डिप्लॉइड सेल है, ये वाला डिप्लॉइड सेल, ये कैसे स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा? ये 2n सेल है, और ये 2n सेल है, और ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। कैसे प्रोड्यूस करेगा? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस में एक डिप्लॉइड सेल जो होते हैं, इससे 4 हैप्लॉइड सेल पैदा होते हैं। अब ये सेल जो मैंने लिया है, इसको मैं इस तरह से ले लेते हैं, ये था सेल, ठीक है। ये क्या था? मदर सेल। मदर सेल में मियोसिस हुई, मियोसिस हुई तो इसके कितने सेल बन गए? 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4, 4 हैप्लॉइड सेल बने। ये 4 हैप्लॉइड सेल, 1, 2, 3, ठीक है। मदर सेल में ये मियोसिस हुई है, 4 सेल पैदा हुए। अब चारों सेल्स में 3 सेल जो हैं, ये 3 सेल्स दे विल डीजनरेट, यानी 3 सेल्स डीजनरेट हो जाएंगे, और एक सेल बचेगा, यानी ये एक सेल बच गया, बाकी 3 सेल जो थे वो डीजनरेट, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये वाला स्ट्रक्चर जो बना है, ये वाला जो अभी स्ट्रक्चर बना है जी, तो ये जो सेल बचा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस सेल को अब हम कहते हैं एम्ब्रियो सेल, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि ये एम्ब्रियो सेल क्या होता है, एम्ब्रियो सेल क्या होता है, अक्सर मुझसे सवाल में, या अब ये समझ लें कि ये है एम्ब्रियो सेल। यानी 4 सेल जो हुए, ये जो मदर सेल था, मदर सेल में क्या हुआ? मियोसिस। मियोसिस से क्या कितने सेल बने? 4।
4 में से 3 डीजेनरेट हुए, बाकी कितने बचे? 1। और ये जो सर एक बचा है दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक, इसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। अब ये जो एम्ब्रियो सैक है ये एक यानी कह लें इस तरह से एक सैक लाइक सेल है, और इसी के अंदर अब जो फीमेल गैमेटोफाइट्स प्रोड्यूस हो। कैसे कि ये जो इसका न्यूक्लियस है, ये जो इसका न्यूक्लियस है, अब इसमें माइटोसिस होगी, अब इसमें माइटोसिस होगी, माइटोसिस होगी तो इसका सेल जो है, ये जो न्यूक्लियस है ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, और ये न्यूक्लियस सेल के अंदर ही रहेंगे, यानी इनके इर्द गिर्द अभी मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, इनके अंदर इसके इर्द गिर्द ये न्यूक्लियस ही रहेंगे इस सैक के अंदर, और इनके इर्द गिर्द अभी भी मेम्ब्रेन नहीं बने। तो ये 2 न्यूक्लियस जो हैं ये माइटोसिस से जो पैदा हुए हैं, इनमें अब फर्दर माइटोसिस होगी, फर्दर माइटोसिस होगी तो ये कितने 2 से कितने सेल हो जाएंगे? 4। 2 दफा माइटोसिस हो, अब तीसरी माइटोसिस होगी, 3 दफा माइटोसिस होगी। याद रखें कि कितनी दफा माइटोसिस होती है? 3 दफा। तो तीसरी दफा जब माइटोसिस होती है तो ये कितने सेल हो जाएंगे? ये कितने न्यूक्लियाई हो जाएंगे? 8 न्यूक्लियाई हो जाए। अब ये जो 8 न्यूक्लियाई हैं दे आर नॉर्मल न्यूक्लियाई। अब इनके सेल इसके इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म आएगा और ये सेल बनेंगे। अभी तक ये न्यूक्लियाई है और इसके अब क्या बनेंगे? सेल्स। कैसे सेल बनेंगे? ये 3 न्यूक्लियाई, 1 2 3 न्यूक्लियाई ऊपर जाएंगे और इनके इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन बनेगी और 3 सेल ऊपर बन जाएंगे, और ये 3 सेल्स एंटीपोडल सेल्स कहलाएंगे। 3 सेल्स क्या कहलाएंगे? एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल्स। इसको जरा तवज्जो से सुने, ये आपके बहुत काम आएगा। ये 3 सेल जो हैं ये 3 न्यूक्लियाई ऊपर चलेंगे और इनके इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन बनी, और ये क्या बन गया? 3 एंटीपोडल सेल। बाकी कितने बचे हमारे पास? 5। 5 में से जो 2 न्यूक्लियाई है ये दरमियान में जमा हो जाते हैं, दरमियान में जमा, इनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, और इनके इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन बन जाती है। इसको क्या कहेंगे? सेंट्रल न्यूक्लियस भी इसको कहा जाता है, इसको सेंट्रल न्यूक्लियस भी कहा जाता है या पोलर न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियाई, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई मिलके क्या बनेंगे? ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई मिलके क्या बनेंगे? एक सेल। एक सेल है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई। ये जो जितने भी ये 3 सेल हैं, तीनों के अंदर एक एक न्यूक्लियस है। अब कितने बचे बाकी हमारे पास? कितने न्यूक्लियस बचे बताएं? 3 ये हो, 2 ये हो गए, 5। बाकी कितने बचे? 3। तो 3 जो हैं यहां पे आ गए, 1 2 3, और इनके इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म जब है वो बनेगा, और इसके न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म और जो मेम्ब्रेन है, तो एक सेल ये, एक सेल ये और एक सेल ये, कितने सेल होंगे? 3 सेल। इसमें से जो 2 सेल हैं या जो 2 सेल हैं इनको क्या कहा जाता है? सिनर्जिड। ये इसको क्या कहा जाता है? सिनर्जिड। ये सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल्स कौन से होते हैं? वो सेल्स जिनके जो एग होता है उसको सपोर्ट फ्राहम करते, उसको सपोर्ट फ्राहम यानी उसको न्यूट्रिशन फ्राहम करते। तो देखा जाए अब ये हो गए सिनर्जिड सेल। जो एक सेल है दरमियान में, इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द एग। ये जो ग्रीन सेल में बना है ये असल में क्या है? एग। तो इसमें आप देखिए कितने सेल हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये बहुत दफा एमसीक्यूज आता है कि जो एम्ब्रियो सैक है इसमें कितने न्यूक्लियाई होते हैं या कितने सेल्स होते हैं? फीमेल में, फीमेल यानी कह लेंगे जो गैमेटोफाइट्स में कितने सेल्स होते हैं? 7 सेल। हालांकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि देखें जी 3 दफा माइटोसिस हुई है
तो 8 सेल्स होने, तो मैंने आपको बताया जब माइटोसिस होती है तो सेल्स जो न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, यानी अभी सेल्स के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं बनती, और जो 8 न्यूक्लियाई हैं उसमें से 2 न्यूक्लियाई दरमियान में है, यानी इसमें एक सेल ऐसा है जिसमें 2 न्यूक्लियाई, जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं और सेंट्रल सेल भी कहते हैं, सेंट्रल सेल, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया जनाब कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका, फीमेल गैमेटोफाइट का, यानी अब ये एग बन गया है और ये रेडी है फॉर द फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए अब ये रेडी है। अब आ जाए मेल गैमेटोफाइट की तरफ कि मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है। तो उसके लिए मैंने अभी आपको बताया था स्टेमन का स्ट्रक्चर, कि स्टेमन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यानी मेल जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसको स्टेमन कहते हैं, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक को फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट, और दूसरे को एंथर। ये एंथर, और एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब इसमें 2 लोब होते हैं, इस तरह से 2 लोब होते हैं, ये बाइलोब, और हर ये जो यानी अगर हम इसको काटें इस तरह से, इसको मैं काटूं तो ये आपको इस तरह से नजर आए, यानी ये 2 लोब है, ये 2 लोब है, तो इसमें आपको 2 पोलन सैक नजर आएंगे हर एक में, 2 पोलन सैक इसमें और 2 पोलन सैक इसमें, ठीक है। ये जो पोलन सैक है इसके अंदर जो है मदर सेल, इसके अंदर क्या है, मदर सेल। मदर सेल जो है ये क्या करेगा, इट विल गो अंडर मियोसिस, यानी ये मियोसिस के जरिए से स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। एक मदर सेल जो है वो 4 माइक्रोस्पोर्स पैदा करेगा, 4 माइक्रोस्पोर्स, और किसके जरिए से, मियोसिस के जरिए, मियोसिस, यानी ये जो यहां पे माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन हो रही है, माइक्रोस्पोर जो बन रहे हैं ये किसके जरिए से बन रहे हैं, मियोसिस के जरिए। यानी पहले मैंने क्या बताया आपको कि ये जो एंथर का स्ट्रक्चर है इसमें 2 लोब हैं, और 2 लोब को, हर लोब के अंदर 2 क्या है, पोलन सैक है, जहां पे पोलन बनेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे। अब उसके बाद क्या है कि ये जो पोलन सैक है इसके अंदर क्या है, मदर सेल, और ये जो मदर सेल है, ये मदर सेल इट विल गो थ्रू दी, मदर सेल विल गो थ्रू दी मियोसिस, और मियोसिस से हर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर पैदा करेगा, इनको माइक्रोस्पोर। अब ये जो माइक्रोस्पोर है, ठीक है, ये मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, माइक्रोस्पोर जो है मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। कैसे कि ये 4 हमारे पास माइक्रोस्पोर, हम एक ले लेते हैं, ये माइक्रोस्पोर जो हैं ये 1n होंगे, क्योंकि ये मियोसिस से पैदा हुए हैं, ये 1n। अब ये असल में क्या है, ये पोलन ग्रेन है, लेकिन अभी ये मैच्योर नहीं हुए, अभी इसके अंदर, खाने के अंदर बहुत सारी चेंजेस आए। क्या कि ये जो सेल है इट विल गो थ्रू दी माइटोसिस, इट विल गो थ्रू दी माइटोसिस। इससे क्या होगा कि इससे 2 सेल बनेंगे, 2 सेल बनेंगे, माइटोसिस से 2 हैप्लॉइड सेल बनेंगे। 2 हैप्लॉइड सेल जो हैं इसमें एक जो है, या इसको पहले ये कह लेते हैं, इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस है इट विल गो थ्रू दी माइटोसिस, और इस सेल, इसी सेल को मैं बड़ा कर दूं, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, 2 न्यूक्लियाई बने, यानी अभी न्यूक्लियस डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन नहीं बने। तो ये जो 2, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बने हैं बाय दी माइटोसिस, और ये जो न्यूक्लियस हैं इसमें से एक को हम कहेंगे जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस, और दूसरे को हम क्या कहेंगे, ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है, ये ट्यूब न्यूक्लियस। अब ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है इट विल गो
फर्दर इनटू द माइटोसिस, यानी इसमें माइटोसिस जो है वो दोबारा होगी और एक से दो न्यूक्लियस। अब ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं, यू कैन कॉल देम स्पर्म्स या मेल गैमेटोफाइट्स। ये मेल गैमेटोफाइट है। तो और एक यानी कि जो पूरा क्या है, ये है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर 3 न्यूक्लियस हैं। एक न्यूक्लियस को हमने कहा ट्यूब न्यूक्लियस, दूसरा है जनरेटिव न्यूक्लियस जो कि माइटोसिस के जरिए से ये डबल हुआ है, यानी 2 न्यूक्लियस, ये दोनों के दोनों जनरेटिव न्यूक्लियस कहलाते हैं। तो ये वो स्ट्रक्चर है किसका, पोलन ग्रेन का। कि पोलन ग्रेन के अंदर कितने न्यूक्लियस हैं, 3। एक पोलन न्यूक्लियस है या ट्यूब न्यूक्लियस कह लें, और दूसरा जो है वो 2 जो है ये जनरेटिव न्यूक्लियस। अब हमने यानी अब होगी क्या, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगी, सीड फॉर्मेशन होगी कि कैसे ये होता है। यानी इन दोनों की आपको समझ आ गई तो जो फर्टिलाइजेशन है वो कोई मुश्किल काम नहीं। ठीक है, तो हम फर्टिलाइजेशन की तरफ आते हैं। ठीक है, आप ये देखिए यहीं पे ये यहां पे क्या है, यहां पे ये क्या है, इसके अंदर ये वाला पार्ट यानी जिसको हम क्या कहें, ओव्यूल। ओव्यूल के में कितने सेल्स हैं, 7। 1 2 3। ये तीनों क्या है, एंटीपोडल सेल्स। दरम्यान में क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, और नीचे क्या है, 1 एग है और 2 सिनर्जिड सेल्स। ऐसे ही 1 एग है और इसके इर्द गिर्द क्या है, 2 जो है ये सिनर्जिड सेल। ठीक है, अब जनाब ये तो है फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको हम यानी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और ये है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। अब ये जो पोलन ग्रेन है यहां से शेड होगा हवा के जरिए से या परिंदे के जरिए से या किसी भी चीज के जरिए से, ये यहां से ट्रांसफर होकर कहां पे आएगा, स्टिग्मा। जब ये स्टिग्मा पे आ गया, यानी यहां पे फर्क करेंगे, मूव हो गया, पोलिनेशन होगी। इस अमल को हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन। यानी पोलिनेशन के जरिए से ये स्ट्रक्चर यहां पे आ गया और इसके अंदर क्या है, 2 इसके अंदर जनरेटिव न्यूक्लियस हैं और एक इसके अंदर ट्यूब न्यूक्लियस। ये ट्यूब न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस, और ये जो है ये जनरेटिव न्यूक्लियस। ये क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस। और ये जो 7 है ये है जनरेटिव न्यूक्लियस। ये दोनों क्या है, जनरेटिव। अब जनाब होगी फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगी यानी जब पोलन ग्रेन इसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाता है, तो क्या होता है कि ये जो ट्यूब न्यूक्लियस जिसकी हमने बात की है, इट विल मेक अ ट्यूब। इसको पोलन ट्यूब कहते हैं। ये ट्यूब बनाएगी और ये पोलन ट्यूब यानी कहां तक जाएगी, इस ओव्यूल के तक। और ओव्यूल में यहां पे एक छोटा सा सुराख होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, ये जो माइक्रोपाइल है ये ट्यूब न्यूक्लियस इस माइक्रोपाइल में से गुजरेगी यहां तक और अंदर आके यहां पे आके इसका अगला सिरा फट जाएगा। और ये जो 2 न्यूक्लियस है जनरेटिव न्यूक्लियस, ये इस ट्यूब के जरिए से साथ साथ ट्रेवल करते जाएंगे, यानी ये ट्यूब बनती जाएगी और इस ट्यूब में ये दोनों न्यूक्लियस जो हैं ये ट्रेवल करते यहां पे पहुंचे। अब ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं इसमें से एक न्यूक्लियस जो है ये इस एग को फर्टिलाइज कर देगा और जो दूसरा न्यूक्लियस है ये जो सेंट्रल सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस है इनको फर्टिलाइज करेगा, यानी डबल फर्टिलाइजेशन। ये क्या हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन हो रही। एक तरफ एग की फर्टिलाइजेशन हो रही है और दूसरी तरफ पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई कितने थे, 2 की फर्टिलाइजेशन होगी। एक यानी जो न्यूक्लियस ऊपर से आया, 2 पहले थे, तो ये क्या होगा 3n, या इसको क्या कहते हैं, ट्रिप्लाइड। ये ट्रिप्लाइड
यानी 2 न्यूक्लियस यहाँ पे पहले थे, एक न्यूक्लियस ऊपर से आया, अब ये 3n बन गया, इसको ट्रिप्लाइड भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म, इसमें 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये ट्रिप्लाइड। और ये जब सीड बनेगा तो उसको जो खुराक जितनी भी चाहिए होती है वो एंडोस्पर्म। ज़ाहिर जब सीड ग्रो होता है, यानी जब वो जर्मिनेट होता है, उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं सिवाय इस एंडोस्पर्म। तो उस वक्त एंडोस्पर्म उसको सपोर्ट करता है, उसको फूड फ्राहम करता है जब सीड ने जर्मिनेशन हुई। अब यहां पे आ गए, एक न्यूक्लियस जो है ये, और दूसरा जो न्यूक्लियस है वो एग को फर्टिलाइज करेगा। इस एग को फर्टिलाइज करेगा और इसके नतीजे में क्या बनेगा, ज़ाइगोट बनेगा। यानी एग और स्पर्म ये दोनों फर्टिलाइज, यानी दोनों मिलके फिर तो क्या बनेगा, एक डिप्लॉइड सेल बनेगा जिसको हम ज़ाइगोट बनेंगे, और ज़ाइगोट डिवेलप होके क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो डिवेलप होके क्या बनेगा, सीड। तो ये जो एग है ये फर्टिलाइज होने के बाद, यानी ओव्यूल जो है ये जब फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाता है तो ये सीड बन जाता है। यानी जितने भी ओव्यूल होंगे उतने ही सीड जो है फर्टिलाइज होंगे। तो ओव्यूल की डेफिनेशन क्या है, द फर्टिलाइज सीड की डेफिनेशन क्या होगी, सीड क्या होता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को क्या कहते हैं, सीड, ठीक है। और ये हिस्सा जो है ये फ्रूट बने। तो ये था टॉपिक, यानी द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स। होपफुली आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर कोई इश्यू हो तो यू कैन मेक ए कमेंट। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आप लोग जो वीडियो देख के चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू वेरी मच।